मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है वो जीते जागते युग पुरुष बन गए। अपने जीवन में ही, अपने जीवन काल में ही उन्होंने एक किंवदंती के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत में जातिवाद की आग लगी हुई थी, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में संपूर्ण समाज मंडल कमंडल की धाराओं में बटा हुआ था। उस समय देखते हैं तो उन्होंने एक राष्ट्रवाद का अलग भारत में जगाया और राष्ट्रवाद की ओर भारतीय राजनीति को, भारतीय समाज को ले जाने का काम किया। ऐसे पुरोधा के बारे में आज हम बताएंगे जो बाबूजी के नाम से समाज में लोकप्रिय है। इनका नाम है माननीय श्री कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह के जीवन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो देखते हैं इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जिले के अतरौली कस्बे, अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ मढ़ौली गांव में। इनके पिता का नाम तेजपाल सिंह था और इनकी माता का नाम सीता देवी था। हम देखते हैं कि इन्होंने लोधी राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है और उसके बाद इनका जो शिक्षा हुई है तो शिक्षा हम देखते हैं धर्म समाज डिग्री कॉलेज अलीगढ़ में इन्होंने बीए की और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने एक शिक्षक के रूप में की। हम देखते हैं कि ये अपने शिक्षा काल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और उसके एक स्वयंसेवक बन गए। बाद में हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में एक इमरजेंसी का दौर आया 1975 में। उस आपातकाल के दौरान बाबूजी को भी जेल में भेज दिया गया और 21 महीने की इन्होंने जेल काटी, कारावास ग्रहण किया। और इसके बाद हम देखते हैं 1977 में कांग्रेस विरोधी माहौल देश में बनता है और कांग्रेस के विरोध में न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार स्थापित होती है। वो उस जनता पार्टी की सरकार में बाबूजी को स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने सरकार में अपना दायित्व संभाला है। तो उसके बाद जब ये सरकार चली जाती है तो देखते हैं कि उसके बाद भी क्या होता है। 1988 में तक ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में प्रदेश में काम करते रहते हैं। 1988 में इन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है। जब इन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अटूट मेहनत, अटूट परिश्रम किया है। तो एक ऐसा परिश्रम किया है, एक छोटी सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तब प्रदेश में प्रमुखता से स्थापित नहीं थी। हम देखते हैं बाबूजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने समाज में और तब तक भारतीय जनता पार्टी को एक शहरी पार्टी का स्थान प्राप्त था। आमतौर पर इसे लोग बनियों की पार्टी कह दिया करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि बाबूजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गांव में अपनी बैठ की, गांव में अपना एक स्थान बनाया, किसानों के अंतर्गत अपना स्थान बनाया और न केवल एक शहरी पार्टी बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की पार्टी बनकर उभरती है। और उसके बाद हम देखते हैं जब देश में मंडल का दौर चलता है और उस समय जब देश की और प्रदेश की राजनीति जातिवाद में गहरे तक बैठ जाती है, उस समय बाबूजी क्या करते हैं, बाबूजी ने सही मायने में राष्ट्रवाद पर जोर दिया। और हम देखते हैं कि जब 89 में 1989 में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार स्थापित होती है और उस सरकार के समय में ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम मंदिर के पक्ष में एक आंदोलन चलाया जाता है, एक कार सेवा का आयोजन किया जाता है। और उस कार सेवा में हम देखते हैं कि 1990 में अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करने के प्रयास के अंतर्गत सरकार द्वारा गोली चलवा दी जाती है और गोलीकांड में तमाम कार सेवकों की दुखद मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि इस समय बाबूजी ने सामने आते हैं और उन्होंने इन घटनाओं का अत्यधिक विरोध किया। बाद में हम देखते हैं जब 1991 में चुनाव होता है तो बाबूजी के द्वारा जब जिस समय अगड़े और पिछड़े की राजनीति बुरी तरह से समाज में जहर बोल रही थी तो बाबूजी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को ना अगली सरकार की, ना पिछड़ी सरकार की, ना किसी लंगड़ी सरकार की, बल्कि एक तगड़ी सरकार की आवश्यकता
सकता है। हम देखते हैं कि एक भारतीय समाज के, भारतीय राजनीति के एक ऐसे प्रखर, ऐसे बेबाक वक्ता है बाबूजी, जिनका कोई भी उदाहरण, जिनकी तुलना किसी से भी करना संभव नहीं है। हम देखते हैं उसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और बाबूजी उसके, कल्याण सिंह जी उसके मुख्यमंत्री बनते हैं। और 1991 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है और फिर से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या में कार सेवा की जाती है। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के द्वारा एक एफिडेविट दिया जाता है कि वो हर हाल में विवादित ढांचे की रक्षा करेंगे। हम देखते हैं जिससे कुछ लोगों के द्वारा बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वास्तव में और जबकि हिंदुओं ने उसे मंदिर के रूप में ही माना, इसलिए ये विवादित ढांचा का नाम दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कार सेवक जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, केंद्र सरकार का बाबूजी के ऊपर यह दबाव होता है कि वो सख्ती से कार सेवकों को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करने से रोके, लेकिन बाबूजी ने ऐसा नहीं किया। बाबूजी ने गृह मंत्री पीएस चव्हाण को स्पष्ट बता दिया कि वो किसी भी हालत में गोली कार सेवकों पर नहीं चलाएंगे। और हम देखते हैं 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में स्थित बाबरी मस्जिद नामक विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है, विध्वंस कर दिया जाता है। और इसके बाद बाबूजी गवर्नर राव जाते हैं और अपना त्याग पत्र गवर्नर को सौंप देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर उन्होंने अपने पद को, अपनी सरकार को बलिदान कर दिया। और हम देखते हैं इसके बाद फिर क्या होता है कि फिर से 1993 में चुनाव होते हैं और उसमें अतरौली और कासगंज दोनों जगह से बाबूजी विजयी होते हैं। इनके बारे में एक बात बताई जाए कि अतरौली से ये लगातार अपराजय विधायक रहे हैं। और इस बार 93 में क्या होता है कि अतरौली और कासगंज दोनों जगह से विधायक होते हैं, लेकिन एसपी और बीएसपी के गठबंधन से प्रदेश में सरकार बनती है और बाबूजी इस सरकार के समय विपक्ष के नेता बनते हैं। विपक्ष के नेता बनने के बाद फिर क्या होता है कि फिर से तो सरकारों के आयाम गयाराम का एक दौर शुरू होता है। और उसके बाद सितंबर 1997 में बाबूजी पुनः उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं और नवंबर 1999 तक वो प्रदेश के सीएम रहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी इमेज, इनकी छवि एक सख्त प्रशासक की होती है, एक कुशल प्रशासक की होती है। और इनके ऊपर किसी प्रकार का सांप्रदायवाद, किसी प्रकार के जातवाद का आरोप, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगता। हम देखते हैं कितनी स्वच्छ, कितनी निष्पक्ष और इतनी दृढ़ छवि दूसरे नेता की दिखना संभव नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 99 में इनकी जब सरकार चली जाती है उसके बाद इनका भारतीय जनता पार्टी से भी नाता टूट जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये फिर से शामिल होते हैं 2004 में। और 2004 के बाद ये बुलंदशहर से एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं। और उसके बाद फिर से 2009 में ये एटा से निर्दलीय सांसद भी बनते हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी से जब ये अलग हुए थे, अलग होने के बाद भी इन्होंने कहा था, अलग होने के पहले भी इन्होंने कहा था। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और बाबूजी का संबंध एक मां और पुत्र जैसा संबंध है। जिस तरह से पुत्र अपनी मां से कभी विलग नहीं हो सकता, कभी पृथक नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता, इसी तरह से बाबूजी ने भी एक आश्वासन दिया था, पब्लिक को आश्वासन दिया था, जनता को, अपने प्रशंसकों को आश्वासन दिया था कि जब भी उनका निधन होगा उस समय उनका ये शरीर, उनका ये नेचुरल शरीर अंततः भारतीय जनता पार्टी के घर में ही लपेटा जाएगा। माने अंतिम समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इनका फिर से सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में राजस्थान के गवर्नर बनते हैं 2014 में। राजस्थान के गवर्नर बनने के बाद भी इनकी एक निष्पक्ष छवि राजस्थान में स्थापित होती है। बिना किसी दलगत स्वार्थ से, बिना किसी दलीय भावना से ऊपर उठकर इन्होंने गवर्नर का काम राजस्थान में किया है। उसी दौरान ये हिमाचल का अतिरिक्त प्रभार भी इनके ऊपर रहा है। हम देखते हैं
कि भारतीय राजनीति में ऐसा प्रखर वक्ता, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रखर वक्ता के रूप में इनकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर ही की जाती है। हम देखते हैं कि राजनीति में जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस समय भी राम मंदिर को लेकर भी ये कहा जाता है कि ये राम मंदिर आंदोलन को गति देने वाले, राम मंदिर आंदोलन को बल देने वाले, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं के प्रयास से राम मंदिर हुआ, विष्णु दर्शन के एजेंडे का समर्थन किया कि भगवान राम का राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब इनकी सरकार गिरी थी तब भी इन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में होगी उस दिन भव्य राम मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। आज ये भविष्यवाणी इनकी सच साबित हो रही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण आरंभ हो चुका है। हम देखते हैं कि राम मंदिर के लिए इन्होंने अपनी सरकार का बलिदान किया, अपने पद का बलिदान किया और इन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, जबकि भारतीय राजनीति में आमतौर पर ऐसे स्पष्ट वक्ता, ऐसे प्रखर वक्ता बहुत कम दिखाई देते हैं जो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के कर सके हैं। राम मंदिर को लेकर भी इन्होंने बिना किसी लाग लपेट के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर का समर्थन करवाया। तो हम देखते हैं कि ऐसे पुरोधा को, ये पुरोधा, ऐसे पुरोधा, भारतीय राम मंदिर के योद्धा, भारतीय राम मंदिर के हीरो आज हमारे बीच मौजूद हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि लंबे समय तक हमारे बीच मौजूद रहेंगे। लेकिन जब ये नहीं भी होंगे तो उसके बाद भी इन्हें युगों तक राम मंदिर आंदोलन के एक हीरो के रूप में, एक राम मंदिर आंदोलन के योद्धा के रूप में सदैव याद किया जाएगा। और जब जब राम मंदिर की बात आएगी, जब जब राम मंदिर के आंदोलन की बात आएगी, जब जब राम मंदिर के समर्थन में किए गए बलिदानों की बात आएगी तो बापूजी का नाम ऐसे बलिदान में, ऐसे आंदोलन में सर्वोपरि होगा जिन्होंने अपने पद को का ध्यान न रखते हुए, अपने पद का बोध न करते हुए उन्होंने राम मंदिर के नाम पर अपने पद, अपनी सरकार का बलिदान किया। तो हम देखते हैं कि बाबूजी न केवल राम मंदिर के समर्थक थे बल्कि एक कुशल वक्ता, एक प्रखर वक्ता, एक कुशल प्रशासक, एक सख्त प्रशासक, एक निष्पक्ष प्रशासक के रूप में हमें दृष्टिगत होते हैं। ऐसे योद्धा जब भारत में जातवाद की आग लगी थी उस समय निष्पक्षता के सामने, निष्पक्षता के साथ सामने आए हों, जिन्होंने अगले और पिछले के भेद को खत्म किया हो, जिन्होंने एक प्रखर राष्ट्रवाद की बात की हो, इसके लिए उनकी वंदना करना, उनकी प्रशंसा करना एक हर भारतीय का मन करता है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम बाबूजी को नमन करते हुए, बाबूजी का स्मरण करते हुए हम यही अपनी वाणी को विराम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।